अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के रजीम रहे हैं ना उसके बारे में। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ऑनगोइंग हाइब्रिड जो रजीम है इसके बारे में कि ये इमरान खान साहब के राइज़ के बाद इसकी क्या सिचुएशन है, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी डायमेंश फ्रॉम द स्टेज पॉलिटिकल स्टेज ऑफ पाकिस्तान या फिर ये रहने वाला है। तो प्रॉबली दिस इज़ फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ। तो ये कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। हाउ इमरान खान इज़ गोइंग टू चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। पहले भी मिलिट्री के साथ इस्टेब्लिशमेंट की और पॉलिटिकल लीडर्स की जो मामला है वो ख़राब रहे हैं, लेकिन दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। हाउ इट इज़ डिफरेंट, लेट्स सी। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel and press the bell icon so that you may get all our notifications. एंड आप फेसबुक पेज को ज़रूर जाके विज़िट करें, वहाँ से हमारी आप अपडेट्स ले सकते हैं। बिसाइड्स दैट आपको वहाँ से PDF भी मिल जाएंगे इस वीडियो के। अच्छा, बात करें तो पाकिस्तान ने ना 1947 से लेकर ना आज तक इंतहाई ज़्यादा फ्रेजाइल किस्म की गवर्नमेंट देखी है, सारी की सारी। तकरीबन 7 दफ़ा पाकिस्तान ने 7 फेजेज़ में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस सारे सिनेरियो को गौर से देखें ना तो 7 फेजेज़ में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ की बात करें तो 1947 से लेकर ना वो बनेगा 58 तक। अब ये जो रूल था ना, दिस वाज मेयरली अबाउट यानी कि डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी थी, लेकिन ये डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजाइल थी। दिस वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन। ये आहिस्ता आहिस्ता का करप्ट लीडरशिप की तरफ चली गई, क्लेप्टोक्रेसी की तरफ चली गई। अब क्लेप्टोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे ना लोग करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो पोजीशन होल्डर्स हैं जैसे PM है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। तो यही तब हुआ था। वहाँ पे आप ग़ुलाम मोहम्मद की तारीख़ पढ़ लें, चाहे इस्कंदर मिर्ज़ा की तारीख़ पढ़ लें, तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। तो अब पहला जो हमारे पास दौर था, वो फर्स्ट इटरेशन जो थी वो वेरी शॉर्ट लिव्ड थी। ये एक सिविलियन रूल था। कहा जाता है कि अगर ये वाला डोमिनेट कर जाता तो मुमकिन है आज पाकिस्तान एक डिफरेंट स्टेज पे होता। लेकिन अयूब खान साहब के आते ही ये जो स्टेज था, ये जो फेज़ था, ये ख़त्म हो गया और दूसरा फेज़ शुरू हुआ। अयूब खान साहब के 10 साल तकरीबन और उसके बाद ज़िया साहब। ये फेज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसकी क्या वजह है कि क्योंकि पाकिस्तान ने इसी फेज़ में 2 जंगें लड़ी हैं, 65 की एंड 71 की। तो 71 में फॉल ऑफ डॉका भी हुआ। तो ये सारी जो खुराफात थी ये सेकंड इटरेशन या सेकंड फेज़ में हुई थी। 65 में और 71 विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी थी। यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन आप सोच सकते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन जो थे वो भी आप सोच सकते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी उस टाइम पे रिलेशन बिगड़े थे। अब क्यों बिगड़े थे, दैट्स अ सेपरेट मैटर, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तीसरे अगर दौर की बात करें तो दिस इज़ मार्क्ड एज अ गुड वन फॉर द सिविलियन गवर्नमेंट। क्यों? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का राइज़ हुआ यहाँ पे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी यही 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि सेकंड फेज़ में पाकिस्तान ने 2 कॉन्स्टिट्यूशन 56 का और 62 का, ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे जो पाकिस्तान ने 2 नाफिज किए थे। दोनों के दोनों सेकंड फेज़ में ख़त्म हो गए। तो थर्ड फेज़ में पाकिस्तान को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हुई, नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उस टाइम की उसको भी अपनाया गया। तो दिस वाज समथिंग कि यहाँ पे ना आम बंदे को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने एक पॉलिसी शिफ्ट भी की थी फ्रॉम अमेरिका टू द सोशलिज़म। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप हो चुके थे। पाकिस्तान स्टील मिल रशिया की मदद से इसी दौर में लगाई गई थी, थर्ड इटरेशन में, थर्ड फेज़ में। तो पाकिस्तान रशिया और चाइना के काफ़ी करीब हो गया था। लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट को कभी भी टिकने नहीं दिया गया, डेमोक्रेसी को तो यहाँ पे पनपने ही नहीं दिया गया। जैसे ही पैदा हुई वैसे ख़त्म कर दी। पहली मिलिट्री जो जनरेशन थी वो अयूब खान साहब की थी। दूसरी जो मिलिट्री जनरेशन है वो हमें 4th फेज़ में मिलती है, दैट इज़ ज़िया साहब का डिक्टेटरशिप। और फिर यहाँ पे जो जो जुल्म हुए, ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जो अच्छे काम हुए, बुरे काम हुए, वो आप सबको पता है। यहाँ पे इस्लामाइजेशन हुई,
यहाँ पे जहादिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो आए। पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की फ्रॉम रशिया एंड चाइना टू यूएसए। तो ये सारा जो पाकिस्तान कैपिटलिज्म की तरफ गया, तो ये इसी दौर फोर्थ फेज़ में हुआ था। फिफ्थ के फेज़ की अगर बात करें तो फिफ्थ फेज़ वाज समथिंग लाइक जो आज का रजीम है ना जिस तरह का, इसी तरह का था। यहाँ पे सिविलियन फेसेस थे, लेकिन मसला ये था कि इसको कंट्रोल मिलिट्री कर रही थी। पावर जो थी वो मिलिट्री के पास थी। इसी वजह से पहले बेनज़ीर भुट्टो की 88 में गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, फिर भुट्टो बेनज़ीर आ गई हैं, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए हैं और इनके साथ केयर टेकर पीएम्स की गवर्नमेंट ही रही हैं। तो यहाँ पे ये फिफ्थ इटरेशन जो था ना, ये चलता है 88 से लेकर ना तकरीबन 99 तक, मुशर्रफ साहब के कू तक। तो ये जो था फेज़ था ना डेमोक्रेसी का, इसको ईरा ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान भी कहा जाता है, डिकेड ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली। सिक्स इटरेशन की अगर बात करें तो 99 में जब मुशर्रफ साहब ने पावर को सीज़ किया फ्रॉम नवाज शरीफ, तो यहाँ पे यार एक नया फेज़ शुरू हो गया। पाकिस्तान ने टोटली पॉलिसी शिफ्ट की। पाकिस्तान इस्लामाइजेशन से शिफ्ट होकर मॉडर्निज़म की तरफ आ गया। यहाँ पे मीडिया का राइज़ हुआ। पाकिस्तान में मीडिया की जो इजाज़त है वो इसी दौर में मिली थी। जियो न्यूज़ वॉज द फर्स्ट चैनल, प्राइवेट चैनल जो इस दौर में बनाया गया था। उसके बाद सेवन्थ इटरेशन है हमारे पास जो आज भी चल रही है। इनफैक्ट ये आप कह सकते हैं मुशर्रफ साहब के जाने के बाद से शुरू होती है और अभी तक जा रही है। दिस इज़ सेवन्थ फेज़। यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का को शहीद किया गया, साथ नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया 2016 में सॉरी। और यहाँ पे ही खान साहब का राइज़ होता है। सेवन्थ फेज़ में ही खान साहब जो है वो पावर में आते हैं। इनफैक्ट 2018 में खान साहब भी यानी कि हाइब्रिड रजीम की ही पैदावार है, ख़ुद भी पैदावार इसी की है। और ये उनके आजकल के ट्वीट्स एंड जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप उसको देख सकते हैं आप। तो ये हिस्ट्री की बातें हो चुकी हैं, ढकी छुपी बात तो रह नहीं गई। लेकिन क्या कहते हैं कि हर कुत्ते का एक दिन आता है, तो यहाँ पे खान साहब के साथ भी यही हुआ। खान साहब को जब अप्रैल 2022 में पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया तो फिर खान साहब को होश आई। लेकिन खान साहब को होश आने के साथ साथ आवाम को भी होश आ गई। खान साहब को इंतहाई ज़्यादा सपोर्ट मिली अब पब्लिक की तरफ से। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब पब्लिक और मिलिट्री एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट कर रहे थे और पब्लिक वाज विद एंटी आर्मी। तो ये दिस वाज अ न्यू इरा। तो इसको हम 8th टाइम का जो कह सकते हैं खान साहब की जो असैसिनेशन की अटैम्प्ट थी, दैट वाज एंड ऑफ 7th इटरेशन। अब एक नया टाइम आएगा, एक नया दौर आएगा, उसमें खान साहब का इंतहाई ज़्यादा अहम रोल है। इनफैक्ट अप्रैल 2022 में जब खान साहब को निकाला गया था ना, खान साहब को ख़ुद भी यकीन नहीं था कि पब्लिक उनके लिए बाहर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ना हमेशा ही एक मिलिट्री लविंग इन्वायरमेंट रहा है। यहाँ पे मिलिट्री को हमेशा वेलकम कहा जाता रहा है, चाहे वो मिलिट्री रजीम्स हो चाहे हाइब्रिड रजीम्स हो। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि अवाम ने एक मिलिट्री को साथ छोड़कर एक सिविलियन का साथ दिया था। वो थे खान साहब। खान साहब को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि मिलियंस उनके फॉलोअर्स बन गए। और वो फॉलोअर्स ऐसे नहीं है कि जैसे बाकी, उसके बारे में हम बात करते हैं जैसे बाकियों की तरह है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं खान साहब का विजन जो अपेरेंटली आजकल चल रहा है वो क्या कहते हैं। उनका जो विजन है वो फ़िलहाल के लिए यही है कि सिविलियन सुप्रीमेसी लाई जाए एंड रूल ऑफ लॉ जो है ना उसको सिटीज़न पे अप्लाई किया जाए। अब यहाँ पे इस रूल ऑफ लॉ से मुराद बहुत बड़ी बात है। मिलिट्री को उन्होंने बेसिकली कहा है कि आप लोग पीछे हों, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है एक इंस्टीट्यूशन है जो लॉ के ऊपर है, ठीक है, यानी कि इनफैक्ट वो खुद ही लॉ है, तो वो खुद लॉ बनाते हैं, लॉ वही बिगाड़ देते हैं, तो ये मिलिट्री है। तो मिलिट्री के लिए उन्होंने कहा जी सिविलियन सुप्रीमेसी एंड लॉ को प्रोमिस किया जाए और सिविलियन कंट्रोल को भी पाकिस्तान में नाफिज किया जाए और साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की भी उन्होंने बात की है। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की जो बात की है ये तो खैर उन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो में की है। सिविलियन कंट्रोल उन्होंने खुद पावर लेनी है, इसलिए कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। आपको याद होगा खान साहब की जो आउस्टर है, खान साहब को जो निकाला गया था वो अदालत की वजह से निकाला गया था, ठीक है। तो खान साहब कहते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हुई है तो उन्हें इंसाफ दिया जाए। तो दिस इज़ द केस विद द खान। खान के रास्ते में रुकावटें क्या हैं? खान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वही है जो स्टेटस को में है। स्टेटस को में कौन है? हाइब्रिड रजीम, सिविलियन फेसेस एंड मिलिट्री। तो यही चीज़ है जो खान साहब के ख़िलाफ़ है और कोई चीज़ नहीं है खान साहब के ख़िलाफ़।
खान साहब के स्टेक्स क्या है इसमें? खान साहब को क्या यानी कि खोना पड़ सकता है या क्या उनके पास आ सकता है? तो खान साहब को पावर पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, खान साहब के लिए तो सीधी सीधी वही चीज़ है। ठीक है, खान साहब मोस्ट पावरफुल रोल प्ले कर सकते हैं इन पाकिस्तान हिस्ट्री। आर्मी चीफ की पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं खान साहब। आपको याद होगा 2016 में ना तुर्की में एक कूप की ना अटैम्प्ट हुई थी, तो उसके बाद तैयब उर्दगान जैसा लीडर बन गया, 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन गया, अभी थर्ड टाइम के लिए भी वो एक्सपेक्टेड है कि वही बनेंगे। ये परसों वहाँ पे इलेक्शन है 14 मई को, तो मुमकिन है कि वही बन जाए। अदरवाइज़ 2016 से पहले ना वहाँ पे भी पाकिस्तान जैसा ही हालात थे, वहाँ पे भी मिलिट्री ही कंट्रोल करती थी आर्मी पब्लिक ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। लेकिन खान साहब क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंट्रोल करे आर्मी के चीफ को। ये डेफिनेटली लीगल डिमांड है, लेकिन क्या करें पाकिस्तान में, तो फिर आपको बताया है मिलिट्री लॉ है, मिलिट्री सारा कुछ है। अब यहाँ में ना खान साहब के पास साथ ना एक और मसला है। खान साहब सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, खान साहब एक सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वो सिस्टम कौन सा है? वो सिस्टम ऑफ एलीट्स है। आपको पता है खान साहब के साथ इस टाइम ना पाकिस्तान की पब्लिक है, लेकिन व्हाट अबाउट एलीट? पाकिस्तान की 1% एलीट है, 2% लगा लें, जिसके पास पाकिस्तान का मैक्सिमम 90% पैसा है, वो कहाँ पे है? दे डू नॉट वांट खान। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि खान एक सरफरा इंसान है। ठीक है, ये एक तो लॉ की बात करता है, दूसरा अपनी सुप्रीमेसी की बात करता है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज़ द केस इन द केस ऑफ खान। खान के साथ है पब्लिक, और पब्लिक जिसके साथ होती है वो पब्लिक और एलीट एक दूसरे के हमेशा ही एंटाई होते हैं। क्यों? क्योंकि एलीट ने निकालना होता है अपना प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक। अब पब्लिक को होश आई है, पब्लिक एलीट के ख़िलाफ़ हो गई है, तो खान ऑटोमेटिकली एलीट के ख़िलाफ़ हो गए। खान 2 चीज़ों के साथ लड़ रहा है, एक तो मिलिट्री एंड स्टेटस को, एंड दूसरी जो चीज़ जिसके साथ लड़ रहा है वो एलीट्स की हेजेमनी है। अब यहाँ पे ना खान साहब को जो पब्लिक सपोर्ट मिल गई है, मिलियंस ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर इन द सपोर्ट ऑफ खान। ठीक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़ पब्लिक निकली हो इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन खान के केस में ऐसा हो गया। अब खान साहब इसी चीज़ को ना यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी के तौर पे। खान साहब यानी कि खान साहब से पहले अगर देखा जाए नवाज शरीफ की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, बेनज़ीर की फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन वो क्या करते थे, बैक ऑफ द डोर जो चीज़ें मामला हल कर लेते थे, वो पब्लिक को कुछ नहीं बताते थे, वो हाइब्रिड पॉलिसी के तहत चलते थे। लेकिन खान साहब ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया मिलिट्री के ख़िलाफ़। उन्होंने अवाम में इवन के यानी कि आपको मैंने वीडियो बनाई है कल परसों, जनरल के नाम उन्होंने डायरेक्ट लिए है। मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जनरल साहब के नाम लिए हैं। और इनफैक्ट आर्मी ने भी फिर आर्मी का जो इन्फॉर्मेशन विंग है उसने फिर खान साहब को कन्फ्रंट किया इस मामले में। तो खान साहब जो है ना इस डायरेक्ट स्ट्रेटजी में जो यंग पॉपुलेशन का गुस्सा है ना उसको कंट्रोल कर रहे हैं अगेंस्ट आर्मी। तो ये बड़ा कमाल का फ़िलहाल सिनेरियो बन गया है, देखते हैं। अब खान साहब का ना एक और क्वालिटी है। खान साहब की क्वालिटी क्या है? खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इटसेल्फ ही डिवाइड कर दिया। पहले क्या होता था, इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे होती थी और वो अगेंस्ट होते थे पब्लिक इंटरेस्ट। वहाँ पे सिविलियन भी थे, वहाँ पे जुडिशल भी थे, वहाँ पे मिलिट्री भी थी, ये सारे थे। लेकिन इस दफ़ा क्या हो रहा है, खान साहब क्लियर पाकिस्तान को नज़र आ रहा है जो जुडिशरी है वो खान साहब का साथ दे रही है, जबकि जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है, पावरफुल इंस्टीट्यूशन दूसरे मिलिट्री हो गया या फिर इवन के अपने जो हैं सिविल ब्यूरोक्रेट्स, वो भी इस टाइम मिलिट्री का साथ दे रहे हैं। लेकिन जो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी है वो खान साहब को डायरेक्ट यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आप रिसेंट अगर आप देखें तो वो अपना जो पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस की पावर को कर्टल करने की बात है, वो तो क्यों हुई है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे खान साहब को। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट खुद ही डिवाइड हो गई है। यहाँ पे अभी इस्टेब्लिशमेंट में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि करना क्या, खान साहब को किस तरह हमने टैकल करना है। तो खास उस पे भी इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड है। मिलिट्री कुछ और चाहती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी कुछ और चाहती है। तो दिस इज़ आल्सो केस। अब इसको मैं ज़्यादा खोल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बस जितना आप समझ ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस सारे सिनेरियो के ना बड़े अनसर्टेन से आउटकम आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि वन कैन एंटिसिपेट दैट सिग्निफिकेंट अपहीवल्स आर ऑन द होराइजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी कि अनस्टैगरिंग
बहुत ज़्यादा स्टैगरिंग पोजीशन पे है पाकिस्तान। यहाँ पे किस करवट ऊँट बैठेगा किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे ना ओल्ड रजीम एंड हो रहा है। खान साहब के राइज के साथ ही ना पब्लिक अब मिलिट्री के ख़िलाफ़ है। मिलिट्री ही वो इदारा थी जो कि हमेशा लॉ को तोड़ता था। जुडिशरी जो है वो भी मिलिट्री के ख़िलाफ़ है, वो खान साहब के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया इरा जो हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द राइज ऑफ न्यू इरा एंड प्रॉबेबली वी कैन डिक्लेयर डेड दिस इरा ऑफ 7th इटरेशन। 7th फेज़ हम कह सकते हैं एंड हो गया। अब 8th फेज़ जो है वो बड़ा अनसर्टन है। अब देखते हैं कि ये किस करवट बैठेगा आउट, क्योंकि न्यू इरा ना उसका आउटकम बड़े अनसर्टन है। क्योंकि चेंज तो आना है। खान साहब ने जिस नहज पे पाकिस्तान को ला दी है या अवेयरनेस पब्लिक में आ गई है, वो ये चेंज तो लाजमी है। अब ये डायनामिक पावर जो है, मिलिट्री एक डायनामिक पावर है, पूरे पाकिस्तान में उसका होल्ड है। अब देखते हैं इसके साथ मिलिट्री किस तरह टैकल करती है। वेदर मिलिट्री इज़ गोइंग टू कंट्रोल द गवर्नमेंट या पब्लिक को वो कंट्रोल कर लेते हैं। वेदर पब्लिक इज़ गोइंग टू बैश द मिलिट्री और मिलिट्री रजीम या हाइब्रिड रजीम को एंड करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। अब इसके दो ही हल है, या तो मार्शल लॉ आ जाएगा, सीधा सा मिलिट्री रजीम आ जाएगा, या फिर हमारे पास सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी। या मार्शल लॉ आ जाएगा या सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी। क्योंकि खान साहब आए तो वो ऑब्वियसली सिविलियन गवर्नमेंट ही प्रेफर करेंगे, और अगर खान साहब फेल हो गए कहीं पे भी तो फिर डायरेक्ट मार्शल लॉ ही आप एक्सपेक्ट करें। ऑब्वियसली मैं मार्शल लॉ इन अ सेंस के सिविलियन फेसेस एंड हाइब्रिड रजीम की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट मार्शल लॉ आज के दौर में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पॉसिबल रह नहीं गया। दो के बातें हो रही हैं वैसे, यानी कि जहाँ यहाँ पे ना बातें ज़रूर हो रही हैं मार्शल लॉ की, लेकिन आई पर्सनली डोंट फील कि आर्मी इस तरह की गलती करेगी। क्योंकि इस टाइम पहले जब भी मिलिट्री कूप करती थी, मिलिट्री मार्शल लॉ लगाती थी, तब होता क्या था, तब आवाम बड़ा वेलकमिंग जेस्चर देती थी मिलिट्री को। इवन कि मुशर्रफ जब आया था तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह का कोई मामला तक होगा, क्योंकि मिलिट्री को बिल्कुल सपोर्ट मिल नहीं रही। तो मार्शल लॉ या हाइब्रिड रजीम के चांसेस बड़े कम नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी पीडीएम सर्वाइव्स और खान अराइव्स। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बिफोर लिविंग द लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें यार। थैंक यू वेरी मच।